जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम होम साइंस की सीरीज अपनी कर रहे हैं और उस सीरीज़ में इस टाइम हमने फ्रेंड्स जो है स्टार्ट किया है मॉर्निंग टू इवनिंग की क्लास, क्योंकि कुछ टाइम से हमारी क्लास नहीं हुई जिससे हमारा काफ़ी लॉस हो गया। तो हमने इसीलिए अभी अपनी क्लासेस मॉर्निंग टू इवनिंग स्टार्ट कर दी है। आई होप आज की मॉर्निंग की क्लास आपने देखी होगी, जिसमें हमने जो है हमारा क्लास 9 का चैप्टर 8 स्टार्ट किया था। और चैप्टर 8 हमारा है क्या? पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। और पर्यावरण प्रदूषण के जनजीवन के प्रभाव पर फ्रेंड्स हमने वायु प्रदूषण के बारे में जाना था। वायु प्रदूषण में जो है हमने देखा था कि वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से, वायु प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव किस तरह मनुष्य पर, जंतुओं पर और पौधों पर पड़ता है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इन सारे माध्यमों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये तो थी फ्रेंड्स हमारी प्रीवियस क्लास, इसका हमने रिवीजन ले लिया। आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमने मॉर्निंग में क्या पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि आज 6 मार्च को हम किस डे के रूप में मनाते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आज के दिन क्या है कुछ खास। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। देखते हैं जल प्रदूषण मीन्स वाटर पोल्यूशन के बारे में हम जानते हैं। वर्तमान समय में जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। सामान्यतः शुद्ध जल में अन्य अवांछनीय एवं हानिकारक पदार्थ का मिल जाना है क्या है? जल प्रदूषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब जल में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक खनिज पदार्थ तथा गैस निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिनका मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उस जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। ये जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार के प्रदूषित जल को पीने से मानव टाइफाइड, पीलिया, हैजा इत्यादि जैसे गंभीर रोगों का शिकार हो सकता है। प्रदूषित जल हमारे देश एवं विश्व के लिए एक समस्या बनता जा रहा है। इसका जन स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 50% पेट रोग से ग्रसित व्यक्ति प्रदूषित जल के ही शिकार हैं। यानी कि जो 50% लोग हैं उनका जो पेट सही नहीं रहता, उसका मेन कारण है क्या है? जल का प्रदूषित होना। अब देखते हैं कि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से, किन कारकों के द्वारा जो है जल प्रदूषित होता है। जल का प्रदूषण विभिन्न कारक के अशुद्धियों के कारण हो सकता है। जल प्रदूषण के स्रोत अथवा अशुद्धियां निम्न प्रकार से कौन से? नंबर 1, घरेलू अपमार्जक। घरों में अनेक ऐसे पदार्थों का दैनिक उपयोग किया जाता है जिससे जल प्रदूषित होता है। मक्खी, मच्छर, खटमल, दीमक, चूहे, काकरोच आदि छोटे जीवों को नष्ट करने के लिए विभिन्न पदार्थों जैसे साबुन, सोडा, पेट्रोलियम उत्पाद, फैटी अम्ल, डीडीटी, फिनाइल आदि का उपयोग किया जाता है, जो नालियों के द्वारा नदियों, झीलों में प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे जल क्या होता है? प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। नंबर 2, घरेलू सीवेज। मलमूत्र, घरेलू गंदगी तथा साफ सफाई व कपड़े धोने के उपरांत बचा जल घरेलू सीवेज होता है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न घरेलू सीवेज को इनके समीप प्रवाहित होने वाली नदियों में बहा देने से जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है और जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नंबर 3 में देखते हैं उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ। उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिनसे अनेक विषैले रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है। इनमें अम्ल, क्षार, साइनाइड, चमड़े एवं कागज के उद्योगों से उत्सर्जित पारे के यौगिक, शीशे के यौगिक आदि प्रमुख है। यह सभी पदार्थ जल स्रोतों को अत्यधिक प्रदूषित करते हैं। नंबर 4 है ईंधन पदार्थों का जल में मिलना। ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन पदार्थों को जलाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि। इनके जलने से उत्पन्न होने वाली विषैली गैसें राख जल में मिश्रित होकर नदियों, तालाबों एवं भूमिगत जल स्रोतों को प्रदूषित करती है। नंबर 5, कृषि जन्य प्रदूषण। वर्तमान समय में कृषि एवं वानिकी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खाद्य जैसे नाइट्रोजन एवं फास्फेट के यौगिक एवं कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जब वर्षा होती है तो मिट्टी की ऊपरी परत बहकर नदियों, झीलों एवं समुद्र में बहकर जल स्रोतों को प्रदूषित करती है। नंबर 6, रेडियोधर्मी पदार्थ। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों एवं परमाणु परीक्षण से उत्सर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ जल को दूषित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जल के विभिन्न स्रोतों, नदियों, समुद्र आदि को प्रदूषित करते हैं। नंबर 7 है वायु प्रदूषण का जल प्रदूषण पर प्रभाव। वायु प्रदूषण का प्रभाव जल प्रदूषण पर भी पड़ता है।
पृथ्वी पर वर्षा जल के साथ आकर वायु की अशुद्धियां जल स्रोतों को प्रभावित करती हैं, जिससे जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। नंबर 8 है शव विसर्जन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्तियों के शवों को उनकी राख को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जल क्या होता है, प्रदूषित एवं दुर्गंध युक्त हो जाता है तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तेल द्वारा समुद्री प्रदूषण। खनिज तेल का परिवहन जहाजों द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से तेल शोधक संस्थान समुद्र के किनारे होते हैं, जिनसे कभी कभी तेल विसर्जन की घटनाएं होती है, जिससे समुद्री जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। तो ये तो हमने कुछ जाने किसके, जल प्रदूषण के कारक। अब कुछ अन्य कारक भी हैं, उसको भी हम देख लेते हैं फटाफट। नंबर 1, वायु में उपस्थित विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि वर्षा के माध्यम से जल में घुल जाती है। नंबर 2, विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि जल में मिलकर जल को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। और नंबर 3 में है फ्रेंड्स, सूक्ष्म पौधों जैसे शैवाल आदि भी जल में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। नंबर 4, कुछ अजैव वस्तुएं जैसे रेत, मिट्टी, कीचड़ आदि भी जल में मिलकर जल को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। तो ये सारे ही कारक क्या हैं, जल प्रदूषक के कारक हैं। जल प्रदूषकों को जन स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी कि जल प्रदूषक जो होते हैं उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। नंबर 1, मनुष्य पर प्रभाव। जल प्रदूषक का मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। प्रदूषित जल पीने से मानव अनेक घातक रोगों, असाध्य बीमारियों का शिकार हो जाता है। प्रदूषित जल से पीलिया, हैजा, हेपेटाइटिस इत्यादि आंत्र बीमारियों के साथ साथ मानव अपंगता का भी शिकार हो सकता है। दूषित जल के सेवन से मोती झारा यानी आंतरिक ज्वर भी हो जाता है। नंबर 2, जल में रहने वाले जीवों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण का जल में रहने वाले विभिन्न जीवों जैसे मछली, मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, घोंघा इत्यादि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल में विषैले पदार्थों के मिलने से जलीय जीव एवं वनस्पति दोनों नष्ट होने लगते हैं। नंबर 3, पशुओं पर प्रभाव। मानव पर किस तरह से देखा, हमने देख लिया, अब पशुओं पर देखते हैं। जल प्रदूषण का पशुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब पशु नदी, तालाब, दरिया इत्यादि का प्रदूषित जल पीते हैं तो वे गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं तथा कभी कभी इनकी मृत्यु भी हो जाती है। फसलों पर देखते हैं किस तरह से जल प्रदूषक का प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्रदूषित जल के कारण पौधों में अनेक प्रकार के कीट एवं जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो फसलों को नष्ट कर देते हैं। कुछ विषैले पदार्थ पौधों के माध्यम से मनुष्य के शरीर तक पहुंच जाते हैं तथा हानि पहुंचाते हैं। नंबर 5 है पर्यावरण एवं परिस्थिति का प्रभाव। जल प्रदूषण का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु मरने अथवा नष्ट होने लगते हैं। इस तरह कुछ जीवों एवं प्रजातियों के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो जाता था। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये हमने देखा किसके, जल प्रदूषण के जन स्वास्थ्य पर प्रभाव। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जल प्रदूषण को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, फटाफट उसके बारे में भी देख लेते हैं। नंबर 1, घरेलू अपशिष्टों का शोधन करके, यानी कि जो घरेलू अपशिष्ट निकलते हैं उनका नष्ट करके। घरेलू अपशिष्टों में जिसमें मलमूत्र, अपमार्जक पदार्थ, विषैली दवाई आदि सम्मिलित होती हैं, को बिना शोधित किए नदी, तालाबों एवं समुद्र में विसर्जित नहीं करना चाहिए। घरेलू अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से शोध करने के पश्चात ही जल में छोड़ा जाना चाहिए। नंबर 2, कीटनाशक पदार्थों पर नियंत्रण। कृषि एवं वानिकी में प्रयोग होने वाले कीटनाशक पदार्थों का नियंत्रण प्रयोग किया जाना चाहिए। कृषि में गोबर खाद जैसे जैविक खादों का प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो तथा जल प्रदूषण भी कम हो। नंबर 3, औद्योगिक अपशिष्टों पर नियंत्रण। उद्योगों एवं कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट एवं रासायनिक पदार्थों को शोधित किए बिना सीधे जल स्रोतों में छोड़ने पर कठोर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके लिए उचित कानून का निर्माण भी किया जाना चाहिए। नंबर 4 है रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण से बचाव। परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए। रेडियोधर्मी पदार्थों के विसर्जन के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे यह रेडियोधर्मी पदार्थ अन्य पदार्थों को विषाक्त न कर पाए। रेडियोधर्मी पदार्थों के विसर्जन के लिए समुद्र की गहराई सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
तो ये फ्रेंड्स कुछ हमने देखे क्या जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय, कि जल प्रदूषण को आप किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। आई होप आपको जल प्रदूषण समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मृदा या भूमि प्रदूषण के बारे में हम जानते हैं। वर्तमान समय में जब जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है तो खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाने या बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। फसल की कीटों से सुरक्षा के लिए कीटाणुनाशक अपतृणनाशी आदि पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है। अतः इस कारण मृदा क्या होता है, प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित जल एवं वायु भी मृदा को प्रदूषित कर देती है। वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है। तो वायु में उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वर्षा के साथ मिलकर क्या बनाती है, तो आपको पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है तथा भूमि पर आकर मृदा को प्रदूषित करती है। इसके अतिरिक्त वाहित जल मल, घरेलू अपमार्जक, उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि से भी मृदा क्या होती है, प्रदूषित होती है। ये तो थे फ्रेंड्स हम मृदा या भूमि के प्रदूषण के बारे में जाना। अब हम देख लेते हैं कि मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं उनका प्रभाव। मृदा प्रदूषण के स्रोत तथा उनके प्रभाव निम्नलिखित है। नंबर 1, खनन उद्योग। खनन उद्योग से निकलने तथा कैडमियम, सीसा, जस्ता, तांबा, निकेल एवं आर्सेनिक इत्यादि के मिश्रण मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये हानिकारक तत्व पौधे के माध्यम से खाद्य पदार्थों के रूप में मानव एवं पशुओं के शरीर में पहुंचकर अनेक हानिकारक रोग उत्पन्न करते हैं। कौन? खनन उद्योग। नंबर 2, रासायनिक खाद। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक खाद, कीटनाशक तथा कवकनाशक मृदा को प्रदूषित करते हैं। इन रसायनों में मृदा में लंबे समय तक विद्यमान रहने से भूमि के सन स्तर में उपस्थित जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, फ्लाई ऐश। लो इस्पात, प्लास्टिक एवं रबड़ उद्योग संयंत्रों की भट्टियों से निकलने वाले भूरे तथा अधजले पदार्थ, इन्हें फ्लाई ऐश कहा जाता है, मृदा को अत्यधिक प्रदूषित करते हैं। नंबर 4, ठोस अपशिष्ट। घरों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट जैसे सब्जियों के शेष भाग, प्रयुक्त किए गए कोयले की राख, डिब्बे, कागज के टुकड़े, पैकिंग का व्यर्थ सामान, धातु, कांच, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम के टुकड़े इत्यादि कूड़े में परिवर्तित होकर मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। कूड़े के इन स्थानों पर अनेक रोगवाहक जीव जैसे मच्छर, मक्खी इत्यादि पनपने लगते हैं। ये रोगवाहक मनुष्यों एवं पशुओं में रोग फैलाते हैं। नंबर 5 हम देखते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। नाभिकीय रिएक्टरों एवं परमाणु बम विस्फोटों से उत्सर्जित होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ भी मृदा को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा प्रदूषित मृदा के दुष्प्रभाव से पौधे नष्ट हो जाते हैं। ये रेडियोधर्मी पदार्थ मनुष्य तथा जीवों की उपापचयी क्रियाओं को भी नष्ट कर देते तथा उनमें उत्परिवर्तन भी उत्पन्न कर देते हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स जाने किसके बारे में, मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं उनका प्रभाव के बारे में जाने कि मृदा प्रदूषण का जो है किस तरह से प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम जाना। अब हम देख लेते हैं कि मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण किस तरह किया जा सकता है। जैसे हमने जल प्रदूषण पर नियंत्रण देखा, वायु प्रदूषण पर देखा, उसी प्रकार हम देखते हैं कि मृदा प्रदूषण पर हम किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। देखते हैं मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय। नंबर 1, अपशिष्टों के उचित निपाटन, यानी कि उनको खत्म करना। उद्योगों के लिए नियम बनाना चाहिए कि वे अपने अपशिष्टों का उचित निपाटन करें जिससे मृदा प्रदूषण कम से कम हो। नगर में ठोस अपशिष्टों को भी निश्चित स्थानों पर एकत्रित किया जाना चाहिए। कृषि अपशिष्टों को खुले में जलाने की अपेक्षा उनका उपयोग बायोगैस के उपयोग द्वारा ऊर्जा तथा खाद के उत्पादन में किया जाना चाहिए। नंबर 2, परमाणु परीक्षणों पर रोक कर लेना चाहिए। परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जानी चाहिए तथा परमाणु संयंत्रों को और अधिक सुरक्षित करना चाहिए ताकि रिसाव की घटनाएं ना हो। तो ये फ्रेंड्स हमने पॉइंट्स जाने किसके बारे में। ये जो पॉइंट्स थे वो थे हमारे मृदा प्रदूषण पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी कि मृदा प्रदूषण को किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं उसके कुछ उपाय हमने देखे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जो हमने जल प्रदूषण पढ़ा, मृदा प्रदूषण पढ़ा, फिर हमने उसको रोकने के उपाय के बारे में देखा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसी जितने भी हमने अभी टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से आप देख पा रहे होंगे। प्रदूषित जल से होने वाली कोई एक बीमारी बताइए कि जल प्रदूषित हो जाता है तो उससे होने वाली कोई एक बीमारी के बारे में बताइए। हमने पढ़ा था घरेलू सीवर जल को कैसे प्रदूषित करता है, कौन सा अम्ल भूमि पर वर्षा के माध्यम से मृदा को प्रदूषित करता है,
फ्लाई ऐश क्या है? हमने पढ़ा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि फ्लाई ऐश क्या है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ये हमारे क्या हैं, जो हमने अभी कुछ टॉपिक्स कवर किए, किसके, जल प्रदूषण के और मृदा प्रदूषण के। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि प्रदूषण के बारे में, हम फटाफट से देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी एक पर्यावरणीय प्रदूषण माना जाता है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है जो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। शोर की तीव्रता मानवीय श्रवण शक्ति, शारीरिक संतुलन इत्यादि को अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से हानि पहुंचाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ध्वनि प्रदूषण वायुमंडल में उत्पन्न की गई वह अवांछनीय ध्वनि है जिससे मानवीय स्वास्थ्य एवं श्रवण शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में विज्ञान एवं तकनीकी विकास के कारण भी ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि देखने को मिली है। जैसे विद्युत घंटियां, अलार्म, टेलीफोन की घंटियां, मोबाइल फोन, जेट विमान, परमाणु परीक्षण, बस, ट्रक, वायुयान, रॉकेट, विभिन्न प्रकार के युद्धक सामान इत्यादि पर्यावरण में क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो नोट में करके देखा गया, देख लीजिए आप। शोर का मापन डेसिबल से, यानी कि जब आप से पूछ लिया गया कि आप ध्वनि को किस तरह से माप सकते हैं, तो वो कौन सी इकाई है, डेसिबल से किया जाता है। सामान्यतः 100 डेसिबल से ऊपर डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। ध्वनि या शोर के मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, ऑडियोमीटर कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि जो हमारा ऑडियोमीटर है वो क्या करता है, हमारे शोर या ध्वनि को मेज़र करता है। तो ये हमने देख लिया। ध्वनि प्रदूषण के कारण देख लेते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत ज्वालामुखी विस्फोट, बादलों की गर्जन, उल्कापिंडों का गिरना, भूस्खलन, वर्षा का शोर, समुद्री लहरों का शोर इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2 है घरेलू कारण। इसके अंतर्गत घर में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से उत्पन्न हुए शोर को शामिल किया जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन, वातानुकूलन यंत्र, मिक्सर ग्राइंडर, कूलर एवं अन्य विद्युत उपकरणों से उत्पन्न होने वाला शोर। नंबर 3 है संचार के उपकरण। संचार के उपकरणों द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, रिकॉर्डर, सायरन इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 4 है ध्वनि विस्तारक यंत्र। या विभिन्न प्रकार के उत्सवों एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिसका शोर उत्पन्न होता है। लाउड स्पीकर, बैंड बाजा, डीजे एवं अन्य विद्युत चलित ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। किसके, ध्वनि विस्तारक यंत्र के। नंबर 5 है राजनीतिक कारण। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विषय को लेकर आंदोलनों, भाषणों तथा नारों आदि का दौरा चलता है जिससे ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। जब कोई भी चुनाव होने वाला होता है, आप देखते हैं ना किस तरह से जो है रैलियां निकालते हैं, कितना हल्ला होता है, तो उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। नंबर 6 औद्योगिक कारण। आधुनिक युग औद्योगिकरण का युग है। इस औद्योगिकरण के दौर में अनेकों कल कारखाने उपस्थित किए गए हैं। इन कल कारखानों से उत्पन्न होने वाला शोर बहुत ही तीव्र होता है जो बहरेपन को बढ़ावा देता है। कपड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, पत्थर तोड़ने वाली मशीन, आरा मशीनें, जैक हैमर इत्यादि शोर उत्पन्न करने वाले प्रमुख उद्योग हैं। नंबर 7 कृषिगत कारण। कृषि कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर मशीन इत्यादि भी शोर उत्पन्न करते हैं। नंबर 8 विस्फोट। विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरणों के परीक्षण एवं कार्यों के लिए किए जाने वाले विस्फोटों से भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे सेना द्वारा अस्त्र शस्त्र का परीक्षण, पत्थर उद्योग के लिए पहाड़ों में विस्फोट, कोयला खदानों में विस्फोट इत्यादि। नंबर 9 है सड़क परिवहनीय कारण। सड़क पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों, उनमें लगे हॉर्न से भी ध्वनि प्रदूषण को बल मिलता है, जैसे बस, ट्रक, कारें, दोपहिया वाहन इत्यादि। नंबर 10 है रेल व वायु परिवहन। रेल परिवहन के कारण भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। रेलगाड़ी के हॉर्न के फलस्वरूप तेज शोर होता है। इसके अतिरिक्त रेलगाड़ी के लोहे की पटरियां पर चलने के कारण भी शोर होता है। इसी प्रकार वायुयानों, हेलीकॉप्टरों एवं जेट विमानों से भी तेज ध्वनि निकलती है जिसमें ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। नंबर 11 है रॉकेट एवं प्रक्षेपण यान। रॉकेट को प्रक्षेपित करते समय तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकार की मिसाइलों एवं उपग्रहों का प्रक्षेपण यानों के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है। इन प्रक्षेपण यानों से भी तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जितने भी फ्रेंड्स हमने कुछ पॉइंट्स देखे, किसके बारे में देखे, ध्वनि प्रदूषण के बारे में देखे। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो देखते हैं नंबर 1, तीव्र ध्वनि से रक्त वाहिनियों में संकुचन उत्पन्न होता है, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है तथा रक्तचाप बढ़ जाता है। 90 से 100 डेसिबल से अधिक तीव्र ध्वनि से हृदय की धड़कन क्या होती है, बढ़ जाती है तथा दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, लंबी अवधि तक तेज ध्वनि के संपर्क में रहने से कान के आंतरिक भाग को हानि पहुंचती है तथा बहरे होने का खतरा बना रहता है। अत्यधिक तीव्र ध्वनि के निरंतर संपर्क में रहने से अस्थायी रूप से बहरापन उत्पन्न हो सकता है। नंबर 3, ध्वनि अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी प्रभावित करती है। तेज ध्वनि से एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथि को प्रभावित होने के कारण एड्रिनल हार्मोन का स्राव शरीर में बढ़ जाता है, जिससे तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। फलस्वरूप उत्तेजनशीलता बढ़ जाती है तथा शरीर में थकान एवं तनाव उत्पन्न होने लगता है। 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मस्तिष्क तथा तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। इस प्रकार तेज ध्वनि अथवा शोर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव डालता है। नंबर 4, तेज ध्वनि से निद्रा में विघ्न उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है तथा यह मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण के फलस्वरूप व्यक्ति में खिन्नता के व्यवहार का विकास होता है। नंबर 5, ध्वनि प्रदूषण से आंखों की पुतलियां फैल जाती है तथा पेशियों में तनाव बढ़ जाता है। नंबर 6, गर्भवती महिला तथा गर्भ में पल रहे शिशुओं के लिए 100 डेसिबल से अधिक तीव्र ध्वनि हानिकारक होती है। अधिक शोर से महिलाओं का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है तथा उनका मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रसव काल के दौरान महिलाओं को अधिक पीड़ा होती है। नंबर 7, मानव में जठर रसों का स्राव ध्वनि प्रदूषण की वजह से कम हो जाता है, जिससे उदर में प्रवाहित होने वाले अन्य पाचक रसों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उनका स्राव भी कम हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति की पेप्टिक अल्सर तथा दमा जैसी खतरनाक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं ना कि ये जो हमारा ध्वनि प्रदूषण कितना ही घातक होता है। 8 है हमारा, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण मिस्टैग्मस हो सकता है, जिस कारण व्यक्ति को चक्कर आने लग जाते हैं। यानी कि जो मिस्टैग्मस है उसके कारण व्यक्ति को क्या हो सकते हैं, चक्कर आने लग सकते हैं। और मिस्टैग्मस किस कारण से होता है, ध्वनि प्रदूषण होने के कारण मिस्टैग्मस नामक बीमारी हो जाती है। तो ये तो हमने ध्वनि प्रदूषण का देख लिया कि मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह नियंत्रित कर सकते हैं, इसको रोकने के उपाय के बारे में जानते हैं। नंबर 1 है जनता में जागरूकता, यानी कि जनता को जागरूक करके भी आप ध्वनि प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभावों के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए, जिसमें आधुनिक संचार माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर 2, उद्योग मशीनों तथा वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली मशीनों पर साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए एवं उनका नवीनीकरण करते रहना चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो। वाहनों पर भी साइलेंसर लगाना चाहिए तथा अधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलने से रोकना चाहिए। नंबर 3, आवश्यक कानून, ध्वनि प्रदूषण के लिए आवश्यक कानून बनाने चाहिए एवं कानूनों का सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार शांतिपूर्ण वातावरण वाले क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध होना चाहिए। नंबर 4, वृक्षारोपण, घने वृक्ष अधिक संख्या में लगाए जाने चाहिए जिससे ध्वनि का अवशोषण हो। इसी प्रकार ध्वनि के रास्ते में ऐसे व्यवधानों का उपयोग किया जा सकता है जो ध्वनि को अवशोषित कर ले। नंबर 5 है मानव विधियों का निर्धारण, उद्योगों के ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए मानक विधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। नंबर 6 और लास्ट है स्वयं की सतर्कता। ऐसे स्थान जहाँ पर अत्यधिक शोर उत्पन्न हो रहा हो, ऐसी स्थिति में अपने कानों को ढक लेना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर है इसी के साथ ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के साथ ही कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। वायुमंडल में उत्पन्न की गई अवांछनीय ध्वनि को क्या कहते हैं? किन्हीं 3 घरेलू उपकरणों के नाम बताइए जिससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होते हैं, और वाहनों में क्या प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कम ध्वनि उत्पन्न हो सके। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो
और यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। पूरा चैप्टर क्या था, पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, जो कि हमने देख लिया। उसमें हमने देखा कौन कौन से प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और साथ ही साथ हमने देखा कि इसका ध्वनि प्रदूषण के बारे में हमने जाना, इनको रोकने के उपाय जाने, इनके कारण जाने, इनसे होने वाले दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने जाना। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ में आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आज 6 मार्च को हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपने मॉर्निंग की क्लास देखी है तो आपको पता होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके 6 मार्च को आप किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।